हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए क्लास में। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए क्लास में। अच्छा भाई, यहाँ पर चैप्टर के नेम सर ने गलत डाल दिए। चलो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। इतना आप आ जाइए सभी स्टूडेंट्स क्लास में। ब्लैक कलर, और इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। शिवांग, अंकुश, शोभा, इतने स्टूडेंट्स है भाई। बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाओ जल्दी से क्लास में। सभी स्टूडेंट्स आ जाओ क्लास में बेटा। चलिए 1-2 मिनट और वेट करते हैं। वैसे ग्रुप में मैसेज कर दिया गया था, सभी स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो वहां पर हमें डिस्कस करना होगा किसके बारे में। आप कहेंगे सर एसएलए के बारे में। तो एसएलए होता क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मीन्स जब भी आप किसी भी प्रोवाइडर से क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। जब भी आप किसी प्रोवाइडर से क्या ले रहे हैं बेटा, सर्विस ले रहे हैं, तो उसके बीच में कस्टमर और कंपनी के बीच में कोई भी क्या ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई भी उन दोनों के बीच में बहस ना हो, लड़ाई ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम एग्रीमेंट साइन कराते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं जैसे मैं आपसे कहूं, जब आप कोर्स परचेज करते हैं, जब आप किसी भी एप्लीकेशन क्या करते हैं बेटा, कोर्स परचेज करते हैं, है ना। तो मान लीजिए आप, वो कोई भी यूजर, है ना, और दूसरा कौन सा होगा, ये हो गया भैया हमारे पास ये प्रोवाइडर। इन दोनों के बीच में जब किसी भी सर्विस का आदान प्रदान होता है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं। क्या कराते हैं? एग्रीमेंट कर दीजिए, या फिर एक ये डॉक्यूमेंट बोल दीजिए जिसे हम साइन कराते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं भैया SLA बोलते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर सर होगा क्या? इस डॉक्यूमेंट के अंदर सर होता क्या है, एक्चुअल में प्रोवाइडर जो सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है वो सभी लिखी जाती है ना। और जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या होगी, है ना, उसकी परफॉर्मेंस, है ना, उसके सॉल्यूशन में लगने वाला टाइम, ये सारी चीजें हम करते हैं इस SLA डॉक्यूमेंट के अंदर, यहां पर हम तैयार करते हैं, है ना। याद रहेगा। अब देखो इसके अंदर हम टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। पहले यहां पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसके बारे में? SLA के बारे में। पहले तो हमें पढ़ना है क्या, SLA होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। फिर टाइप्स ऑफ SLA के बारे में पढ़ेंगे। SLA की लाइफ साइकिल्स क्या होती है उसे समझेंगे, किस तरीके से हम SLA में कैसे प्रोवाइडर को सर्च करते हैं, फिर वहां पर सर्विस लेते हैं, कैसे एग्रीमेंट होता है, कैसे सर्विस हमारी चालू की जाती है। अगर वो सर्विस हमें टाइम पर नहीं मिलती है तो हम कैसे उसको पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं, वो हम SLA साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। फिर SLA को किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में यहां पर हम समझेंगे। क्लियर? चल देखो, सबसे पहले SLA है कि, जैसे मैंने आपको बताया, SLA क्या है, एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में होता है? आप कहेंगे सर एक्चुअल में जो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में। देखो, SLA एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो किसी सर्विस प्रोवाइडर और ग्राहक के बीच में किया जाएगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि सेवा किस लेवल की आपको होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, है ना, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होगी। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यहां पर हम सेटिस्फाइड कराते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लो आपने अ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वाईफाई का, आपने वाईफाई लगवाया, और वाईफाई लगवाने के बाद आपने कहा कि सर एक्चुअली मुझे स्पीड बताइए आप कितनी देने वाले हैं, और जो मैं यहाँ पर रिचार्ज प्लान ले रहा हूँ वो कितने दिन का है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, जब भी आप किसी मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, है ना, जब करते हैं मोबाइल का रिचार्ज, जब भी आप अपने मोबाइल का
रिचार्ज करते हैं ना, तो वहां पर बताया जाता है कि बेटा जो आपकी वैलिडिटी है ये 28 डेज की रहेगी, है ना। वहां पर क्या है, जो आपका डेज है कितने मिलेंगे 1 मंथ के लिए, आपको 20 डेज दिए जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं मैसेज, तो उसमें दिखाया होता है वहां पर कि भैया जो 100 मैसेज आप कर सकते हैं बेटा, पर डे कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1.5 जीबी इंटरनेट इंटरनेट पर डे आपको क्या यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा ना, इस तरह का डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि जब भी हम सर रिचार्ज करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दी, जहां पर हम देखते हैं अच्छा अगर हम ये 300 या फिर 400 रुपए वाला रिचार्ज कर रहे हैं तो ये 28 दिन तक रहेगा, 100 मैसेज हम रोज कर सकते हैं, 1.5 जीबी डेटा हमें मिलेगा। तो ये क्या एक तरीके से एग्रीमेंट ही तो है, किसके बीच में, प्रोवाइडर प्रोवाइडर यानी कि जिस कंपनी से आप ले रहे हैं, यानी जिस कंपनी का आपका सिम है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है या फिर जियो है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कौन है, यूजर, यानी कि जिसको परचेज करना है, जिसको लेना है वो, तो वहां पर वो सारी चीजें। अब क्या होगा, ये एग्रीमेंट का फायदा क्या है, मान लो आपने रिचार्ज कराया और रिचार्ज आपसे कहा गया कि आपको 28 दिन दिए जाएंगे, आपको 15 दिन ही दिए जाए, तो आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं कि देखो आपने यहाँ पर बताया था मुझे, आपने यहाँ पर बताया था कि ये रिचार्ज कितने दिन रहेगा, 28 दिन रहेगा, और आपने 15 दिन में कर दिया, तो आप यहाँ पर लीगल केस कर सकते हैं। क्लियर, अब याद रहेगा इस एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल सबको याद रहेगा। यानी कि हम करते हैं एसएलए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में होगा। इसमें हम तय करते हैं कि जो हमारा सर्विस है उस सर्विस का लेवल क्या होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होगी, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं इस एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर लिखकर तैयार कर देते हैं। क्लियर, राधे राधे बेटा, सबको क्लियर हो गया भाई? बताओ, अगर आपसे एसएलए की डेफिनेशन पूछा जाए तो कोई बता देगा? सभी को क्लियर? शिवांग ने बता दिया यस सर, बाकी चलो भाई आगे चलते हैं, तो आगे आ जाओ। डॉक्यूमेंट है किस तरीके से भैया, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, कौन कौन है, पहला क्लाउड सर्विस यूजर जो सर्विस को यूज करेगा, और दूसरा प्रोवाइडर जो सर्विस को प्रोवाइड करेगा, इनके बीच में क्या करा देंगे, एक डॉक्यूमेंट असाइन करा देंगे, उसी को बोल देंगे हम ऐसा ही। डायग्राम भी आपको क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपसे पूछा है कि एसएलए के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। पहला, क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि जब भी हम किसी भी प्रोवाइडर से कोई सर्विस हम प्रोवाइड लेते हैं, एक्चुअल में वो जो सर्विस है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स क्या आपके एसएलए के अंदर वहां पर डिफाइन किए जाएंगे, यानी कि जो आपकी सर्विस है वो कितनी अच्छी होगी और उसे कैसे मापा जा सकता है, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप वहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपसे कहा गया आपने वाईफाई लगवाया, और आपसे कहा गया जो आप वाईफाई लगवा रहे हैं ना, आपको 100 Mbps की स्पीड दी जाएगी। अब आप क्या करेंगे, सर इसको चेक कैसे करें, तो आप जाएंगे, जब आप गूगल पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे, वहां डालेंगे स्पीड मीटर, है ना, स्पीड मीटर। तो स्पीड मीटर में क्या हो, जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो वहां पर आपको शो करा देगा कि एक्चुअल में अभी आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो आपने ले रखी है उस पर कितनी स्पीड आ रही है। अगर आपको जितनी बताएगा उतनी आपको दे रहा है, ठीक है। आप एक दो दिन हो सकता है कम हो, रोज कम कोई होगी, मान लो आपने 100 Mbps का लिया है, वो 10 Mbps भी नहीं चल रहा, आप वहां पर क्लेम कर सकते हो, है ना। दूसरा, अवेलेबिलिटी, आप जिस सर्विस को परचेज कर रहे हो वो एक्चुअल में कितने डेज के लिए है, कितने डेज के लिए क्या है वो आपके लिए अवेलेबल, यानी कि सेवा दिन के कितने घंटे और कितने हफ्ते के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने सर्विस ली है वो दिन में सही चलेगी, रात में अच्छा ना चले, रात में अच्छा चले वो दिन में अच्छा ना चले, वो सारी चीजें आप एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर पहले ही बता देंगे कि भैया देखो ये सर्विस आप ले रहे हैं तो डाउन टाइम आपको कब कब मिलेगा और अप टाइम आपको कब मिलेगा। समस्या का समाधान, मान लो कोई आप सर्विस को यूज कर रहे थे और आप से कुछ गलती हो गई या फिर आपके स्टाफ से कुछ गलती हो गई, है ना, जिस कारण से वहां पर कुछ गलती हो गई है ना, तो आपने क्या किया, जिससे आपने सर्विस ली थी उनको आपने ईमेल किया कि सर देखिए पर्टिकुलर चीज सर हमारे इस तरीके से नहीं चल रही है, उसका सोल्यूशन आपको कितने दिन में मिलेगा, ये कितनी देर में मिलेगा। मान लो उसने कहा कि भाई जब भी आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम आए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और उस ईमेल का रिप्लाई हम 24 आवर के अंदर कर देंगे। आपने भैया प्रॉब्लम आ गई, आपने मेल किया, उसके 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 24 घंटे 72 घंटे हो गए, आपका रिप्लाई नहीं दिया गया, तो वो सारी चीजें वहां पर लिखी जाएंगी पहले, है ना। तो किसी समस्या के आने पर उसे कितने समय पर हल किया जाएगा वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं एसएलए के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो जो भी सेवा प्रदाता है यानी कि जो सेवा सर्विस प्रोवाइडर है और दोनों की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, यानी कि एक्चुअल में यहां पर मैं आपसे कहूं कि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
और सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये दोनों ही एसएलए के अंदर यहां पर हम डिफाइन करेंगे। पेनल्टी और कंपेंसेशन, यानी कि पेनल्टी का मतलब क्या है कि भाई आपसे कहा गया है कि आपको 28 डेज का डेटा मिलेगा, ठीक है, और जो कॉलिंग भी आपको 28 डेज अनलिमिटेड मिलेगी, आप 100 मैसेज रोज कर सकते हैं, आपको ये वादा किया गया। लेकिन जब आपने मैसेज किए तो डेली 50 मैसेज आ रहे हैं, 50 जा ही नहीं रहे। आपसे कहा गया 1.5 जीबी डेटा दिया जाएगा, आपको 500 MB मिल रहे हैं, 1 जीबी मिल ही नहीं रहा, तो आप इसके लिए क्लेम करेंगे। अगर क्लेम किया गया, अगर क्लेम आपने किया और आपकी बात सत्य निकली, तो वहां पर क्या देना पड़ेगा, उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी मतलब पेनल्टी के रूप में क्या देगा, पेमेंट तो रिटर्न करेगा नहीं, या तो पेमेंट रिटर्न करो, और पेमेंट रिटर्न करो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट और लगा के दो। आपको रिटर्न भी करना है ना, तो मैं इतने में नहीं मानने वाला, जो सर्विस थी ना उसका एक्स्ट्रा चार्जेस, तो मेरा टाइम भी तो वेस्ट हुआ आपकी सर्विस लेने में, तो भैया आप उसे रिटर्न कराएंगे। या फिर इसके अलावा आप मेरे रिचार्ज को एक्सटेंड करो, आपने कहा था 28 दिन, लेकिन आपने मुझे 10 दिन सर्विस दी है, आपने 10 दिन दिया, बाकी तो आप जब नेक्स्ट प्लान देंगे ना, तो 28 दिन में आप 10 डेज क्या करेंगे और प्लस करके देंगे। तो यदि सेवा प्रदाता एसएलए का पालन नहीं करता है, तो ग्राहक को क्या मुआवजा मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, पेनल्टी बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है अगर हम एसएलए का यूज करते हैं, पहला क्वालिटी ऑफ सर्विस, यदि हमने एसएलए एग्रीमेंट पहले से साइन करा रखा है, तो हमें किस टाइप की सर्विस हमें मिलेगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है। यानी कि एसएलए में स्पष्ट रूप से तय किया है कि सेवा किस तरह के स्तर की होगी, जिसमें ग्राहक को हाई लेवल की क्वालिटी आपको यहां पर प्रोवाइड कराएगी। ट्रांसपेरेंसी रहती है, यानी कि कस्टमर को पता है क्या उसे सर्विस मिलने वाली है, प्रोवाइडर को पता है कि उसे क्या सर्विस कस्टमर को डिलीवर करनी है। तो दोनों के बीच में क्या ट्रांसपेरेंसी, ऐसे नहीं किसके दोनों के बीच में कुछ भी चीजें हाइड की गई, कुछ भी चीज हाइड नहीं है, दोनों को पता है। तो ऐसे ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच में स्पष्ट नियम और शर्तें तय करता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी यहां पर उत्पन्न नहीं होती है। टाइमली प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कितने टाइम के अंदर रिजोल्व किया जा सकता है, वो टाइम भी वहां पर मेंशन होता है। अगर आपसे कहा गया कि 24 आवर के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, हो सकता है वो उसे 1 घंटे में कर दे, 2 घंटे में कर दे, लेकिन आप 24 आवर से ज्यादा नहीं लेगा, जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसमें आपको वहां पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही देगा। कस्टमर ट्रस्ट, इससे क्या होगा कि आपको कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। मान लो आपने मेरे से कहा कि सर क्लास सुबह 7 बजे लेना, और मैंने रोज मैं क्लास कर रहा हूँ भाई, 8 बजे कर रहा हूँ, कभी मैं 9 बजे कर रहा हूँ, और कभी 11 बजे कर रहा हूँ, क्या आपका मेरे से ट्रस्ट बनेगा? आपके सर नहीं, आप तो कभी टाइमली आते ही नहीं है, कभी आप 10 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, आप कहते हैं आएंगे 7 बजे, कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं, आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट रहेगा नहीं, कि सर की क्लास तो ऐसी है भाई, पता नहीं, हो सकता है शेड्यूल जो डाल रखा है, पता नहीं क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो आपका और मेरा ट्रस्ट क्या यहाँ पर टूट जाएगा। लेकिन अगर जो आप सर्विस मेरे से ले रहे हैं, जिस चीज का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, अगर मैं उसे आपको टाइमली डिलीवर कर रहा हूं, तो वहां पर क्या बढ़ेगा, आपका मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जब ग्राहक को सही समय पर और अच्छी सेवाएं मिलती हैं, उसका विश्वास बढ़ता है और वो लंबे समय तक एक दूसरे से सर्विस को यहां पर लेते हैं। क्लियर, क्लियर भाई, जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर हो गया एसएलए होता क्या है ना? और एसएलए की यदि आपसे फीचर्स पूछा जाए, यानी कि एसएलए यदि हम कर रहे हैं कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में, तो उसके कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर, जल्दी से बताओ, सभी क्लियर हो गया तो फिर मैं आपको टाइप्स बताऊंगा एसएलए के। शिवांग ने बता दिया क्लियर, बाकी भी बताओ भाई, सबको क्लियर है क्या? चलो, अगर हम टाइप ऑफ एसएलए की बात करें, तो मेनली एसएलए हमारे पास 3 टाइप्स का है, ठीक है। मैं यहां पर टाइप डाल देता हूं, हेडिंग टाइप्स। 3 टाइप्स का हमारे पास क्या है, एसएलए। जिसको पता हो वो जल्दी से कमेंट करके बता दो, जिसको पता हो कि सर ये टाइप्स होते हैं, वो जल्दी से कमेंट करके बता देगा। पहला पहला क्या होता है भैया, आपका कस्टमर। फर्स्ट क्या है आपके पास, एक कस्टमर, कस्टमर लेवल एसएलए, है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, सर्विस, सर्विस लेवल एसएलए, है ना। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है आपका मल्टी लेवल एसएलए,
और जो मल्टी लेवल एसएलए है फर्दर हम ये कर सकते हैं, तीन कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किस किस के अंदर, पहला कॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेट लेवल एसएलए, इसी में यहां पर फिर से आ जाएगा कस्टमर, कस्टमर लेवल एसएलए, और थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फिर से सर्विस। क्लासिफिकेशन याद रहेगा सभी को, सभी को याद रहेगा। हम एसएलए को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, पहला कस्टमर लेवल, दूसरा सर्विस लेवल, और तीसरा मल्टी लेवल एसएलए। देन मल्टी लेवल एसएलए को फर्दर हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, कस्टमर लेवल और आपका सर्विस लेवल। क्लियर, याद रहेगा सभी को। चलो अब एक एक करके हम इसे समझते हैं। पहला कस्टमर कर लीजिएगा इसे ना, मैं यहां पर कहता हूं, हाँ ठीक है, कस्टमर लेवल एसएलए। अब जो कस्टमर लेवल एसएलए ये किस किस के बीच में होगा, और एक्चुअल में यहां पर क्या चीजें डिफाइन की जाएंगी। कस्टमर लेवल एसएलए जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, यानी कि ये एग्रीमेंट किसमें, जो आपका प्रोवाइडर है, कौन, जो आपका क्लाउड, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर के बीच में इस एग्रीमेंट को किया जाएगा। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, किसके द्वारा, प्रोवाइडर के द्वारा, कि एक्चुअल में भाई आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और उस सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो यहां पर पहले से ही डिफाइन किया जाएगा। देखो, कस्टमर लेवल एसएलए एक आपका लिखित समझौता जो सेवा देने वाली कंपनी और कस्टमर के बीच में होगा, है ना। ये किसके बीच में होगा, दो जने होंगे, एक तो कस्टमर जो सर्विस को यूज करेगा, दूसरा प्रोवाइडर जो सर्विस को प्रोवाइड कराएगा। इसमें तय किया जाएगा कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली जो सर्विस है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसका टाइम कैसा होगा, है ना, उसमें परफॉर्मेंस कैसी होगी। ये सारी चीजें इस एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर यहां पर आपकी डिफाइन की जाएगी। इस समझौते के जरिए ग्राहक का यह भरोसा दिलाया जाता है कि कंपनी उसकी जरूरत के अनुसार जो भी इसकी सेवा उसे वहां पर प्रोवाइड करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर लेवल एसएलए बोलते हैं। जो किसके बीच में होगा, फिर समझ लीजिए, जो किसके बीच में है, एक आपका कौन, कस्टमर, और दूसरा कौन है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर बताया कि एक्चुअल में अगर आप इस पर्टिकुलर सर्विस को ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, और जो आप सर्विस परचेस किए हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे कितने टाइम के अंदर रिजोल्व किया जा सकता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो सारी चीजें इस एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वहां पर डिफाइन की जाती हैं। क्लियर, चल। अब यदि आपने कस्टमर लेवल एसएलए लिया है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। पहला, आपका सेवा यानी कि जो सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंप्लीट तरीके से आपको बताया जाएगा कि जो आप सर्विस परचेज कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, उसका कंप्लीट विवरण आपको यहां पर दिया जाएगा, है ना। इसमें बताया जाएगा कि सेवा प्रदाता कौन कौन सी सेवाएं देगा, जैसे आपको इंटरनेट मिलेगा, आपको टेक्निकल सहायता मिलेगी, या फिर आपको क्लाउड सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप अपने लेते हैं भैया, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो वहां पर आपको स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं भैया, सपोज कीजिए आप, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ भैया रिचार्ज कितने का चल रहा होगा इस समय, जैसे 349 रुपए वाला समझ लो, अगर आप 349 वाला रिचार्ज ले रहे हैं तो वहां पर कंप्लीट तरीके से आपको पहले डिस्क्राइब किया जाता है कि ये रिचार्ज की वैलिडिटी 28 डेज तक रहेगी, जहां पर आपको 28 डेज तक क्या आपको जो कूलिंग है वो तो अनलिमिटेड दी जाएगी, और जो आपका नेट पैक है उसमें आपको 1.5 जीबी पर डे दिया जाएगा। तो 100 जीबी, सॉरी 100 मैसेज आप कर सकते हैं पर डे कर सकते हैं, यानी कि उसने बता दिया कस्टमर को, प्रोवाइडर ने कस्टमर को बता दिया कि आप ये सर्विस परचेज कर रहे हैं तो ये चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। दूसरा क्या है, टाइम फ्रेमवर्क, यानी कि यह भी तय करेगा कि वो सर्विस आप पे कितने समय तक चलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे कितने टाइम के अंदर रिजोल्व किया जाएगा। इसलिए यह भी तय करेगा कि सेवा प्रदाता कितने समय में सेवा आपको देगा, जैसे ग्राहक के सवाल का जवाब आपको 2 घंटे में दिया जाएगा, है ना, या फिर किसी भी समस्या अगर आपको आती है तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या है, रिजोल्व किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं वही पॉइंट्स यहां पर मेंशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सर्विस लेवल, अब उस सर्विस का लेवल क्या होगा, यहां पर लेवल से मतलब क्या है कि मान लो अगर आपने इंटरनेट वहां पर लिया उनसे, अब इंटरनेट आपसे कहा गया कि हम रात को आपको भैया 12:50 तक आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन 2 बज गए,
रात के 2 बज गए, 4 बज गए, सुबह के 6 बज गए, अभी आपको इंटरनेट नहीं मिला, तो आपके लिए क्या है, सर्विस आपके लिए यहाँ पर काम नहीं कर रही है, आपके तरीके से वर्क नहीं कर रही है ना। जो भी आप सर्विस वहां से परचेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भैया अगर आप इंटरनेट हमारे यहाँ से ले रहे हैं ना, या फिर क्लाउड का आप सर्विस कोई ले रहे हैं, तो उस सर्विस को आपको 99.9% तक क्या करेंगे बेटा, आपको डिलीवर करेंगे, है ना। भैया जब हमने सर्विस ले ली, वो 50% भी सही से काम नहीं कर रही, वो 30% सही से काम नहीं कर रही, तो वो क्या हमारे लिए वहां पर ड्रॉबैक है। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। एसएलए यह तय करेगा कि सेवा की क्वालिटी, जो सर्विस है उसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए, जो आपने वहां से सर्वर लिए हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी होगी। उन्होंने बताया कि अगर आप सर्विस हमारे यहाँ से ले रहे हैं, तो वो 99% क्या होंगे, या फिर उससे अधिक आप सभी के लिए क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपने सर्विस इनसे ले ली सर्वर की, वो भैया दिन में मतलब 50% भी नहीं दे रहे, हमें 40% भी नहीं दे, तो वहां पर जो हमारा एसएलए का डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वायलेट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या आती है, तो उसे 1 घंटे के अंदर क्या है, सोल्व कर दिया जाएगा। तो ये यहां पर हमने क्या बता दिया, अपने सर्विस का लेवल डिस्क्राइब कर दिया। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मतलब क्या, बताना कि सेवा कैसी होगी। जैसे सर्वर का अप टाइम कम होगा, ठीक है, जो भी प्रतिक्रिया है उसमें समय कितना लगेगा, यानी कि जो अगर आपने सर्विस ले ली, तो वो कितने टाइम के अंदर आपकी एक्टिवेट कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि सर्वर का डाउन टाइम है, सर्वर किस समय तक कम चलेगा, या फिर वहां पर जो हमें सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उस टाइम को भी वहां पर आप रेफरेंस में बताएंगे। क्लियर। उसके बाद रिपोर्टिंग और निगरानी, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग। इसमें यह तय किया जाता है कि सेवा प्रदाता ग्राहक को समय समय पर यह बताए कि सेवा का स्तर कैसा है, क्या आपको कोई समस्या तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने जियो का रिचार्ज कराया, और जियो का रिचार्ज कराने के बाद आपकी कुछ टाइम बाद क्या होगी, सर्विस आपकी बंद हो गई, और आपने 2 महीने तक रिचार्ज नहीं कराया, तो फिर जो प्रोवाइडर है वो क्या है, आपके पास कॉल करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि सर आपने रिचार्ज क्यों नहीं कराया। आप कहेंगे सर एक्चुअल में इसी चीज में मुझे यहाँ पर आपकी कॉलिंग सही से नहीं हो पाती है, आपकी इंटरनेट स्पीड सही से नहीं आती है, तो वो कह रहे हैं आपसे वहां पर फीडबैक ले रहे हैं। वो कहेंगे सर चलिए सर इस बार आप रिचार्ज करा लीजिए, जो सर्विस आपको वहां पर फिर से प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि अगर आपने प्रोवाइडर से किसी भी सर्विस को ले रखा है ना, पहले कभी लिया है, तो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करेगा, चेक करेगा कि जो चीज मैंने उससे प्रोमिस की थी, क्या उन्हें मैं टाइमली डिलीवर कर रहा हूं या फिर नहीं। तो यानी कि जो प्रोवाइडर है वो क्या करता है, जो आपकी सर्विस उसको प्रोवाइड की जा रही है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग करने का भी काम करता है। तो याद रहेगा सबको, कस्टमर लेवल एसएलए। अनुपालन, अनुपालन का मतलब उसमें पहले से ही यदि आपने वो एग्रीमेंट किया है, तो वहां पर पहले से डिफाइन किया जाए कि इस एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमने यहाँ पर फॉलो किए हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो सारी चीजें आपके पहले से यहाँ पर क्या है, मेंशन होगी, है ना। चल ये फिर से पेज आएगा सेम पेज, तो सेम पेज को हम यहाँ पर हटा देंगे। चलो यहाँ पर सेम पेज है, इस पेज को यहाँ से हटा देंगे। चलो जल्दी से मुझे बताओ, कस्टमर लेवल एसएलए सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा सर्विस लेवल एसएलए के बारे में। पहले मुझे इतना कंफर्म कर दो कि सर हाँ, कस्टमर लेवल एसएलए हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं फिर आगे। तो यहां पर सर्विस लेवल एसएलए के अंदर क्या होगा, यहां पर हम किसी एक स्पेसिफिक सर्विस के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, जहां पर हम किसी एक स्पेसिफिक सर्विस के बारे में, किसके बीच में, प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में करेंगे, यहां पर हम एक एग्रीमेंट करेंगे। तो सर्विस बेस्ड एसएलए एक आपका लिखित समझौता जो किसी खास सर्विस से जुड़े नियम और शर्तों से होता है। यह सभी ग्राहकों के लिए समान होगी और सेवा प्रदाता द्वारा ये तय किया जाएगा। यानी कि अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है ये केवल स्पेशली मेरे लिए बनाया गया, नहीं, जो भी व्यक्ति इस सर्विस को यूज कर रहा होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो यहाँ पर डिफाइन किए गए इस एसएलए के अंदर, वो सभी कस्टमर पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो वहां पर बताया गया कि भाई आप
कॉलेज में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप पे कॉलेज में वाईफाई सर्विस आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि भाई आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन तो मिलेगा, आप यहाँ पर वाईफाई यूज तो कर सकते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को क्या है, दिन का केवल 1 GB डेटा ही मिलेगा। और चाहे तो आप उसे जाते खर्च कर दो, चाहे आप उसे लेक्चर देखने में खर्च करो, चाहे उसे मूवी देखने में आप खर्च करो, है ना। तो केवल क्या है, केवल आपको जो टाइम पीरियड है आपको सभी स्टूडेंट्स के पास है, ऐसा नहीं है केवल मुझे 4 GB मिल रहा है आपको 1 GB मिल रहा है, नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी स्टूडेंट्स को क्या है 1 GB डेटा यहाँ पर क्या है केवल प्रोवाइड किया जाएगा। अब यदि आपने सर्विस लेवल एसएलए लिया है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, तो यहां पर कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहला, सर्विस का डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो सर्विस आप ले रहे हैं उस सर्विस में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कौन कौन सी सेवा होगी, जो आप सर्विस ले रहे हैं ना उसमें कौन कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसका दायरा क्या होगा, यानी कि उसका स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते, क्या आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट सेवा आपको आईएसपी का एसएलए कह सकता है कि ग्राहक को 100 Mbps की स्पीड आपको 99% टाइम तक आपको यहां पर मिलेगा। यानी कि अगर आपने किसी से क्या लिया, इंटरनेट सर्विस लिए, तो उसने आपको बता दिया कि आप 100 Mbps की स्पीड से 99.9% आप अप टाइम आपका रहेगा, आप इसको वहां पर दिन में यूज कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो आप सर्विस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी। एग्जांपल के लिए जो आपने वहां पर इंटरनेट सर्विस ली है वो कितने टाइम तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिन में इंटरनेट अच्छा चल रहा है या फिर रात में चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो आपको बताएगा कि कितना उसका डाउन टाइम रहेगा और कितनी एमबीपीएस की स्पीड आपको वहां पर मिलने वाली। तो उसने बता दिया कि जो आपका नेटवर्क है ना उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, आपकी 99% तक आपको मिल जाएगी। और यदि कस्टमर उस सर्विस को यूज कर रहा है और यूज करते समय उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअल में क्या है, उसको 24x7 आपको वहां पर जो भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा वो आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है संडे छुट्टी है मंडे में होगा, मंडे से ट्यूसडे में होगा, नहीं, यहाँ पर क्या 24x7 दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर ये सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। सर्विस लिमिटेड एसएलए में यह भी बताया जाएगा कि कौन सी सेवा किन शर्तों के तहत आपको वहां पर दी जाएगी, कौन कौन सी सर्विस यहाँ पर लागू है, सारी चीजें आपको यहाँ पर डिफाइन की जाएंगी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी आपको दी जाएगी जिससे आप उस सर्विस की क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, वहां पर आप मेजर कर सकते हैं कि जो चीज आपको प्रोमिस किए गए थे क्या वो चीज आपको टाइम टू डिलीवर की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। एग्जाम्पल के जैसे अप टाइम, सेवा कितने समय तक चालू रहेगी, जैसे उससे कहा कि आपने इंटरनेट सर्विस लेके उसने बताया आपको 99% तक आपको सर्विस यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके रिस्पॉन्स टाइम, अगर कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम आई है और उसने आपको मेल या फिर मैसेज किया है तो उस प्रॉब्लम को आप कितने टाइम के अंदर वापस उसको रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। तो ग्राहक की समस्या का जवाब कितनी देर में दिया जाएगा, जैसे 30 मिनट के भीतर आपको मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से। एसएलए वायलेशन या फिर पेनल्टी, अगर जो एसएलए के अंदर आपके एग्रीमेंट एसएलए का डॉक्यूमेंट जो हुआ वहां पर जितनी भी आपको शर्तें बताएगी अगर वो आपको टाइम टू डिलीवर नहीं की जा रही है, ठीक है, तो वहां पर जो प्रोवाइडर उस पर क्या पेनल्टी लेगी, उस पेनल्टी को भी यहां पर प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। नहीं, अगर सेवा प्रदाता एसएलए में तय की गई सेवाएं देने में असफल रहता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी यह बताया जाता है। अगर इंटरनेट सेवा आपसे कहा गया कि आपको 99% तक क्या मिलेगी, बेटा अवेलेबल मिलेगी, तो ग्राहक को अगर ये सर्विस नहीं मिली तो प्रोवाइडर क्या करेगा, उसे कुछ दिनों तक या फिर जो भी उसका टाइम पीरियड होगा वहां पर मेंशन करेंगे इतने टाइम तक अब आप मेरी सर्विस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, एसएलए में यह भी तय किया जाएगा कि सेवा प्रदाता नियमित रूप से जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का भी बेटा यहाँ पर वो काम करे। इससे ग्राहक देख सकता है कि उसे कितनी अच्छी सर्विस क्या एक्चुअल में वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। शिवांग क्या कह रहे हैं कि सर 9 बजे तक क्लास एंड कर दीजिएगा, मेरे कॉलेज में प्रेजेंटेशन है। तो बेटा आपके कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, मुझे भी तो कॉलेज जाना है ना, मेरे बच्चे भी तो वेट कर रहे होंगे, सर आएंगे भी लेक्चर लेंगे, आज 9:30 से क्लास होगी, 10 बजे से क्लास होगी, तो इसलिए तो मैंने क्लास का टाइमिंग ऐसे रखा 7 से 9 तक। तो आपको 9 बजे से पहले पहले मैं आपको फ्री कर दूंगा। वो केवल इतना हो सकता है कि 9:05 या फिर 9:07, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि 9 बजे से पहले हमारा सेशन क्या हो जाए, ये एंड हो जाए। बताओ ये भी आपको समझ में आएगा। दो मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा, एक तो कस्टमर लेवल एसएलए और दूसरा सर्विस लेवल एसएलए। अगर किसी को इन दोनों में डाउट है तो पूछ लो।
अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगा मल्टी लेवल एसएलए, जहां पर एक से ज्यादा लेवल पर क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करी जाएगी। अब देखो मल्टी लेवल एसएलए क्या होगा। मल्टी लेवल एसएलए एक ऐसा समझौता जो अलग अलग स्तर पर क्वालिटी को, सर्विस की क्वालिटी है उसको वहां पर निर्धारित करेगा। यह बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग किया जाता है जहां अलग अलग विभाग, ग्राहक या फिर सेवाओं के लिए अलग अलग शर्तें यहाँ पर होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट हमारे पास अलग है, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट है ना, सर्विस का हमारे पास अलग डिपार्टमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं जो हमारे पास फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, जो हमारे पास फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, क्या फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को कस्टमर की पर्सनल डिटेल की इंफॉर्मेशन चाहिए? वो कहेगा सर नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसे क्या चाहिए? उसे तो फाइनेंशियल चाहिए, यानी कि उसे क्या चाहिए बताएगा, वो बजट कराएगा कि बस कंपनी का बजट कितना है, कितना माल यहाँ पर बिक रहा है, कितना आपको यहाँ पर बच रहा है, कितना प्रॉफिट, वो सारी चीजें। अब जो एक्चुअल में जो सर्विस यूजर ने ले रखी है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है, उसको रिजोल्व कराना है, तो किस पे होगा? जो कस्टमर सपोर्ट वाले होंगे वो सारा डेटा कहाँ जाएगा? उनके पास जाएगा। क्या उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? आपने हाँ सर, उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम है तो क्या करना है, उसको उसे रिजोल्व भी तो करना है, तो वहां पर उनकी कनेक्टिविटी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, है ना। देखो मल्टी लेवल एसएलए एक ऐसा समझौता जो अलग अलग स्तर पर, यानी कि जहां पर एक डिपार्टमेंट, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट को आपको सर्विस प्रोवाइड करानी हो, वहां पर हम करते हैं मल्टी लेवल एसएलए का वहां पर हम यूज करते हैं। 3 टाइप्स का होगा, एक तो भैया कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा कस्टमर लेवल और तीसरा सर्विस लेवल। ये दोनों तो मैंने आपको बता दिए, ये दोनों तो बता दिए, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अब समझिए कॉर्पोरेट लेवल हम किस तरीके से करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल तो यह पूरे संगठन या फिर कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम बनाएंगे। इसमें सामान्य सर्विस शर्तें और सुरक्षा नीति आपके यहां पर शामिल होंगी। यह सभी विभागों के लिए क्या होगा? समान होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे बीटीयूपी की वेबसाइट है, बीटीयूपी की वेबसाइट है, और क्या आप सभी स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर नहीं, हम तो क्या सभी स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेज के हैं, है ना भाई, कोई मेरठ से है, कोई दिल्ली से है, कोई गाजियाबाद से है ना, सब अलग अलग कॉलेज से हैं। अब देखिएगा जब रिजल्ट आता है, या फिर आपको सिलेबस चेक करना होता है, तो क्या केवल अगर मैं आपसे कहूं जो लखनऊ के बच्चे हैं वही सिलेबस देख सकते हैं, मेरठ के बच्चे सिलेबस नहीं देख सकते, या फिर कानपुर के बच्चे सिलेबस नहीं देख सकते? आपने सर ऐसा तो नहीं है। यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टूडेंट्स क्या हैं भैया इन्वॉल्व हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उन्हें कोई लेटेस्ट सिलेबस चाहिए या फिर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से कर सकते हैं, उसको वो गैदर कर सकते हैं। यानी कि ये सर्विस क्या है? कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि अगर आप बीटीयूपी के स्टूडेंट्स हैं तो चाहे आप किसी भैया एक्चुअल में एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप वहां पर इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब याद रहेगा इस एग्जांपल से, तो यही बात यहां पर मेंशन है कि यह पूरे संगठन या कंपनी के सभी कर्मचारियों पर अप्लाई होगी। इसी तरीके से हम क्या है, बीटीयूपी के स्टूडेंट्स हैं तो ये बीटीयूपी के हर एक स्टूडेंट्स पे क्या होगा? अप्लाई होगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम कहा गया कि एग्जाम हम क्या करेंगे आपके 22 मार्च से स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब अगर आप कानपुर के स्टूडेंट्स हैं और बीटीयूपी के तब भी आपको 22 मार्च है, अगर आप लखनऊ के तब भी आपको 22 मार्च है, सबके लिए सेम शेड्यूल यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। क्लियर? चलो कॉर्पोरेट लेवल आपको आ गया होगा अच्छे समझ में। एग्जांपल जैसे पूरे संगठन में उन्होंने बताया कि 99% हम नेटवर्क अप टाइम यहां पर सुनिश्चित हमने किया कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय यहां पर वर्क कर रहे हैं तो हर एक एम्प्लॉय को, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को 99% क्या है वहां पर इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सभी कर्मचारियों के लिए डेटा सुरक्षा के जो नियम है वो क्या वहां पर सेम ही आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाए। दूसरा भैया ये कस्टमर लेवल एसएलए, तो यह अलग अलग ग्राहक या फिर विभागों की जरूरतों के अनुसार तय किया जाएगा। एक ही कंपनी के अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग सर्विस होगी, यानी कि एचआर के लिए अलग, है ना, कस्टमर सपोर्ट के लिए अलग, है ना, फाइनेंशियल वालों के लिए अलग। तो यहां पर हमने एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए हमने अलग अलग सर्विस हमने कर दिया, वहां पर डिफाइन कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं भैया? कस्टमर लेवल एसएलए बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमारे पास प्रीमियम कस्टमर होंगे उनको हम 24/7, जितने भी हमारे पास क्या है प्रीमियम हमारे पास कस्टमर है, उन सभी कस्टमर को हम 24/7 क्या करेंगे? सर्विस हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और जितने हमारे पास नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं,
जितनी हमारे पास नोड है तो उन्हें क्या भैया 9 से मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की सर्विस क्या करेंगे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन है कि प्रीमियर ग्राहक को 24/7 सपोर्ट मिलेगा, जबकि जो साधारण होगा सिर्फ उन्हें ऑफिस टाइम में। ऑफिस टाइम कितना होगा आपका सर? 9 से 5। ऑफिस टाइम कितना होगा सर? 9 से 5 तक क्या आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? चलो तीसरा क्या है? सर्विस लेवल एसएलए, जिसे किसी एक स्पेसिफिक सर्विस के तौर पर डिफाइन किया जाए। यह एक विशेष सर्विस के लिए एसएलए तय करता है। इसमें परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और उसका सपोर्ट टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या होती है बेटा? कनेक्टेड होती हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पहले सेम पेज फिर से आ गया। चलो, जैसे ईमेल की सर्विस हमने लिया है, इंटरनेट सर्विस हमने लिया है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सर्विस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने ईमेल सर्विस लिया तो उसमें बताया गया है जो ईमेल सर्विस है आपको 99.99% क्या है वो आपको बेटा अवेलेबल रहने वाला है। अगर आपने कोई वीपीएन सेवा ली है तो उसमें आपको बताया 99.95% आपको ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम का 30 मिनट के अंदर क्या है रिजोल्व किया जाएगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पहले से डिफाइन कर दी। तो एसएलए होता क्या है, एसएलए के मेन फीचर्स क्या है, कितने टाइप्स का एसएलए होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी है। जल्दी बताओ यहां तक सारी चीजें आगे अच्छी समझ में? सभी को क्लियर है भाई? चलो चलते हैं आगे। लाइफ साइकिल समझेंगे हम एसएलए की। अब एसएलए की लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि यहां पर हम एसएलए को, लाइफ साइकिल को डिफरेंट फेजेस के अंदर क्या कर देते हैं, वहां पर हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एसएलए लाइफ साइकिल को मेनली 6 स्टेप्स क्या है, फिर 6 चरणों के अंदर क्या डिवाइड किया गया। यह स्टेज यह सुनिश्चित करते हैं कि क्लाउड सेवा ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार दी जा रही है या फिर नहीं। यानी कि जो भी आपने सर्विस लिया है उस सर्विस को आप वहां पर टाइम टू डिलीवर किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर हर एक स्टेप्स को अगर मैं आपको क्लैरिफाई करूं तो आप कुछ इस तरीके से समझिएगा। देखो यहां पर मैं आपको सारे पॉइंट बता। पहला भाई, आप सबसे पहले अगर आपको अपने फोन में रिचार्ज करना है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मुझे एक्चुअल में किस कंपनी का रिचार्ज करना है। मुझे एयरटेल का करना है या फिर आइडिया करना है या फिर जियो करना है। इसी तरीके से जब आप कोई भी एसएलए की सर्विस अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है प्रोवाइडर से, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे सर्विस लेनी किससे, है ना। सबसे पहला काम क्या है, डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि उस व्यक्ति को ढूंढना जिससे आपको क्या लेनी है बेटा, सर्विस लेनी है। दूसरा, जब आपने उस प्रोवाइडर को आपने ढूंढ लिया तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप अपने एसएलए को डिफाइन करेंगे। जब मुझे पता लग गया कि मुझे एयरटेल सर्विस लेनी है तो हम क्या करेंगे, एयरटेल के बीच में यानी कि जो प्रोवाइडर है और कस्टमर के बीच में एक एसएलए डॉक्यूमेंट यहां पर हम डिफाइन कर देंगे। तो यहां पर हमने एसएलए डॉक्यूमेंट हमने बना दिया। अब जो हमने एसएलए डिफाइन किया उसके बीच में जो भी हमारे पास एग्रीमेंट था उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एस्टेब्लिश कर देंगे और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसकी मॉनिटर एंड वायोलेशन करेंगे। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि भैया जो सर्विस हमसे कहा गया था, जो सर्विस हमें कहा गया था, क्या वो सर्विस हमें टाइम टू डिलीवर की जा रही है, उसे प्रोवाइडर क्या करेगा, जो प्रोवाइडर है प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, एक्चुअली वहां पर उसको मॉनिटर करता रहेगा कि मैंने कस्टमर से इन सर्विस के लिए कहा था या उन सर्विस को यहां पर मैं टाइम टू डिलीवर कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। इसके बाद टर्मिनेट। तो टर्मिनेट यहां पर कस्टमर दो तरीके से कर सकता है। पहला कि जितनी आपने सर्विस ली उस सर्विस का आपने यूज कर लिया, आप वहां पर टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा गया कि आपने 28 दिन वाला प्लान आपने एक्टिवेट कराया था, 28 दिन आपके कंप्लीट हो गए तो भैया वो रिचार्ज क्या हो गया, आप वहां पर खत्म हो गया। यानी कि जो एग्रीमेंट आपको गया था वो एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा एग्रीमेंट कब खत्म होगा, दूसरी कंडीशन ये है कि जो आप सर्विस कहा गया, अगर उस सर्विस से आप क्या अनसेटिस्फाइड है ना, सेटिस्फाइड नहीं अनसेटिस्फाइड है, आपको चीज वो अच्छी नहीं लग रही, जो आपसे कहा गया सारे प्रोमिस आपको वहां पर नहीं दिए जा रहे, तो आप वहां पर ऐसे लेकर एग्रीमेंट वहां पर तोड़ देंगे। इस केस में क्या होगा, वहां पर जो आपका प्रोवाइडर है उस पर हम क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे कि आपने कहा कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, ये चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, लेकिन वो क्या आपको यहां पर नहीं मिले, तो आप करेंगे यहां पर अब पेनल्टी लगाएंगे। क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, पेनल्टी लगाएंगे। तो ये क्या है, कंप्लीट क्या है आपका ये लाइफ साइकिल है। देखो सबसे पहला क्या है, डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर, यहां पर स्पेसिफिक मैंने डिफाइन कर रखे हैं। देखो इस स्टेप्स में जो ग्राहक होगा उपयुक्त क्लाउड सेवा प्रोवाइडर को क्या करेगा, यहां पर सर्च करेगा, जिससे भी आपको सर्विस लेनी है भैया उसे आप वहां पर आइडेंटिफाई कर लो। कि जैसे अगर मैं आपको क्लाउड की बात करूं तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं, जैसे आप अलीबाबा से सकते हैं, गूगल क्लाउड से ले सकते हैं, एडब्ल्यू से, जिससे भी आपको सर्विस चाहिए पहले आप उसे वहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे।
जब आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो अब क्या करेंगे, आप अपने एसएलए को वहां पर डिफाइन करेंगे। जब सेवा प्रदाता का आपका चयन हो जाता है तब एसएलए की शर्तों को यहां पर डिफाइन किया जाता है। जो जो चीजें, सारी चीजें यहां पर डिफाइन कर देंगे। जैसे आप उससे कहा गया कि जो आपका अप टाइम है वो 99% है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भैया उसे कितने टाइम के अंदर रिजोल्व किया जाएगा, सारी चीजें हम उस एसएलए के अंदर पहले से यहां पर डिफाइन कर देंगे। अगर कस्टमर और वन प्रोवाइडर दोनों सेटिस्फाइड है, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके बीच में इस एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस स्टेप्स में एसएलए को आधिकारिक रूप से इंप्लीमेंट किया जाएगा और दोनों पक्षों के संतोषों के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। भाई आप भी सेटिस्फाइड है और जो प्रोवाइडर वो भी सेटिस्फाइड है, दोनों ने क्या कर दी, अपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर दी, तो दोनों कोई भी क्या है वहां पर इश्यू नहीं है। इसके बाद करेंगे यहाँ पर मॉनिटर एसएलए वायोलेशन, यानी कि अब सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सर्विस की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो आपसे कहा गया था, जो आपसे कहा गया था क्या वो सर्विस आपको टाइमली यहां पर डिलीवर की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, उसको यहां पर प्रॉपर तरीके से ये करेंगे बेटा, मॉनिटर करेंगे। ठीक है। इसके बाद एसएलए टर्मिनेट। एसएलए टर्मिनेट क्या होगा, मैंने आपको बताया दो कंडीशन है। एसएलए की शर्तों को बार बार उल्लंघन किया जाए, या तो उसकी जो सर्विस कही गई थी वो सर्विस आपको नहीं मिल रही, बार बार आपसे कहा गया था आपको 100% हम यहाँ पर स्पीड प्रोवाइड कराएंगे, सर्वर आपको 99% आपको मिलेगा लेकिन मिल ही नहीं रहा, वो बार बार आपको मिली नहीं सर्विस, तो आप करेंगे उसको टर्मिनेट कर देंगे। या ग्राहक का अब सेवा वहां पर समाप्त, या ग्राहक को अब सेवा की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जितनी सर्विस चाहिए थी उतनी सर्विस उसने ले ली, ठीक है, तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा। दो ही चीज है कि या तो जो सर्विस आपसे वादा किए गए वो आपको ना दी जाए, आप तब टर्मिनेट करेंगे, या फिर जो जितनी सर्विस आपको चाहिए थी उतनी सर्विस आपने यूज कर ली, उसके बाद करेंगे आप उसको वहां पर टर्मिनेट करेंगे। दो ही केस है, इन केस में आप यहाँ पर उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद एनफोर्स पेनल्टी फॉर एसएलए। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सेवा प्रदाता शर्तों का उल्लंघन करता है, जो चीज उसने प्रोमिस की थी वो सर्विस यहां पर हमें टाइम टू डिलीवर नहीं की जा रही है और हम क्या है उससे भैया वहां पर परेशान हो गए, तो हम कहेंगे भैया अब हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। आपने कहा ये और ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं करा, अब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उसे क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे में क्या देगा, या तो सेवा एसएलए के अनुसार आपको प्रोवाइड नहीं की गई तो ग्राहक को जो भी उसका पेमेंट है वो रिफंड कराए, रिफंड कराने के साथ क्या उसे वहां पर केडीबी मिलेगा कि भैया आपको इतने पैसे तो थे लेकिन आपको सर्विस हम इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उसके यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रही। क्लियर। अगर एसएलए मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से। तो चलो भाई 3 चैप्टर्स ना करके आज हम 2 ही चैप्टर्स करेंगे, वरना आप कहेंगे सर हम एक्चुअल में डेट हो जाएंगे। तो देखेंगे अगर 3 चैप्टर का हो जाते हैं हमारे 9 बजे तक तो ठीक है, अदरवाइज हम 2 ही चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो एसएलए मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जहां पर हम एसएलए क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से बेटा मैनेजमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, एसएलए को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, उसका पालन सुनिश्चित करके और जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको सुधार करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें निम्नलिखित क्या है हमारे पास, ये क्या है स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, पहला देखिएगा प्लानिंग द एसएलए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप किसी भी एसएलए करने से पहले आप क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लेंगे, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और ग्राहक मिलकर तय करेंगे कौन कौन सी सेवाएं उन्हें दी जाएंगी। भाई कस्टमर ने बताया कि मुझे ये सर्विस चाहिए, प्रोवाइडर अब यहाँ पर डिसाइड करेगा क्या मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। भाई आपने कहा कि मेरे से सर एक काम कीजिए कि जो क्लास है ना उस क्लास का, ये क्लाउड वाली क्लास है, एक काम कीजिए आप मुझे शाम 7 बजे कर लीजिए। मैंने देखा 7 बजे आप मुझसे कह रहे हैं लेकिन 7 बजे तो मेरे पास टाइम फ्री नहीं है, तो मैंने आपसे क्या कर दिया, वहां पर मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या करें, प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों लोग बैठे होंगे, प्रोवाइडर भी और कौन, कस्टमर भी। तो जो सर्विस होगी उन सभी सर्विस के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि वो जो सर्विस है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसका टाइम लिमिट क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे उसकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली। क्लियर। नेक्स्ट वन, एसएलए को दस्तावेज करना। जब हमने प्लानिंग कर लिया, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गया, प्रोवाइडर सेटिस्फाइड हो गया, उन दोनों ने कहते मैंने आपसे कहा कि नहीं भाई देखो हम शाम में 7 बजे नहीं सकते, सुबह क्या रखेंगे हम उसको 7 बजे रखेंगे। फिर तो मैंने तो कहा भाई 7 बजे, मेरी तरफ से तो कंफर्म हो गया, मैं प्रोवाइडर मेरी तरफ से कंफर्म हो गया। फिर आपने सोचा भाई सर के टाइम ही नहीं है, तो इससे अच्छा भाई क्लास सुबह ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सुबह उठेंगे तो जल्दी अच्छा है ना, फायदा है, आपका माइंड ही फ्रेश, मेरा माइंड ही फ्रेश, तो क्लास और अच्छे से होगी। तो आपने कहा चलो सर ठीक है हम क्लास को सुबह 7 बजे कर लेते हैं। तो आपने मेरे से कहा और मैंने आपसे कहा, अब आप भी एग्रीमेंट है और मैं भी एग्रीमेंट हूं, अब मेरे और आपके बीच में क्या एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। तो मैंने कहा कि भाई सर्विस 7 बजे मिलेगी, आपने कहा ठीक है सर 7 बजे एक्टिवेट कर देना, तो ठीक है, यहाँ पर हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और यहाँ पर हमने उसे डॉक्यूमेंट तैयार यहाँ पर हमने करा लिया। तो सभी नियमों और शर्तों को लिखित रूप से यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे।
इसमें सेवा की शर्तें जो आपसे कहा गया है, मैंने आपसे 7 बजे क्लास कहा, 9 बजे तो नहीं चली, 10 बजे तो नहीं चली, जितनी भी शर्तें यहाँ बता दिया। अगर मैं नहीं करता उस पर क्या आप मेरे पे पेनल्टी लगाएंगे, वो पेनल्टी, ठीक है, और उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, एसएलए को इंप्लीमेंट कर देंगे। जब डॉक्यूमेंट भी कर लिया, अब उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, यानी कि जो कस्टमर है उसकी सर्विस को यहाँ पर हम एक्टिवेट कर देंगे। आपने कहा कि सुबह 7 बजे क्लास, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, तो आज की क्लास आपको सुबह 7 बजे यहाँ पर शेड्यूल कर दी गई, यानी कि सेवा प्रदाता एसएलए के अनुसार सेवा को आपको यहाँ पर देना शुरू कर देगा। ग्राहक यह देखेगा कि जो सेवा है वो तय किए गए समय पर और सही तरीके से आपको मिल रही हैं या फिर आपको नहीं मिल रही। मॉनिटरिंग द सर्विस, एसएलए के अनुसार सेवा की क्वालिटी और समय की यहाँ पर जांच की जाएगी कि सभी समस्याएं को रिकॉर्ड किया गया है और रिकॉर्ड करने के बाद उनका टाइमली वहां पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं। इवेल्युएटिंग द एसएलए, समय समय पर एसएलए का क्या है, यहाँ पर हम रिव्यू भी करेंगे कि ये सारी चीजें हमें बताई गई थी उसके हिसाब से सर्विस हमें दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है, उसको हम रिव्यू भी करते रहेंगे। यदि वहां पर कोई भी सुधार, यानी यदि वहां पर हमें कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर उसे करेंगे चेंजेस। जैसे मुझे लगा कि मेरे जो शाम में 7 बजे वाली क्लास है और एक्चुअल में जितने सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो हो गई है और मेरा 7 बजे वाला पीरियड खाली है, तो मैं आपसे फिर से कहूंगा भाई देखो हम सुबह 7 बजे ले रहे थे, लेकिन पहले मेरे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम सुबह शाम में 7 बजे खाली है, तो क्या आपकी क्लास 7 बजे कर दी जाए? तो आपसे सजेशन कहेंगे, आप सर नहीं 7 बजे कर सकते तो मैं कर लूंगा, अगर आपके नहीं है सर मॉर्निंग में रखिए तो मैं उस क्लास को वहां पर मॉर्निंग में ही रखूंगा। यानी कि यदि किसी सुधार की जरूरत होगी तो वहां पर वो बदलाव क्या है आपके वहां पर किए जाए। क्लियर? रिन्यूअल और टर्मिनेट, रिन्यूअल हम कब करते हैं, मैंने आपने मेरे सर्विस ले रखी, जैसे आपने एक्चुअल में 5th सेम का कोर्स लिया और 5th सेम से आप मेरे से काफी सेटिस्फाइड थे, तो जब 6th सेम का कोर्स लॉन्च किया गया आपने उसे वापस क्या कर दिया, रिन्यूअल करा लिया, आप फिर से उसी में आ गए, या फिर टर्मिनेट कर दिया, जैसे आप 6th सेम के हैं तो अब आप कोर्स टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप डिप्लोमा के बाद क्या बीटेक के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आपके डिप्लोमा वाले को सर्विस लेंगे, आप कहेंगे सर नहीं डिप्लोमा वाला क्या मेरा टर्मिनेट हो गया, अब तुम्हें बीटेक की क्लासेस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दोनों चीजें, यदि सेवा जारी रखनी हो तो एसएलओ को फिर से रिन्यूअल कराया जाएगा और यदि सेवा खत्म करनी हो तो यहाँ पर टर्मिनेट किया जाए। जैसे आप अपने स्कॉलरशिप वाले को करते हैं, है ना, स्कॉलरशिप वाले फॉर्म आपने फर्स्ट ईयर में एक बार कंप्लीट डिटेल फिल कर दी, सेकंड ईयर में कंप्लीट डिटेल फिल करते हैं, आपको सर नहीं उसे रिन्यूअल कर लेते हैं, थर्ड ईयर में करते हैं आपके सर नहीं उसे वहां पर रिन्यूअल कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा चेंजेस नहीं करने, ये हमें कंटिन्यू रखना है आगे की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट, ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपका हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है, कोई टॉपिक्स ना समझ में आए तो बेटा अभी बता दो, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बता दो भाई सभी एक बार। बेटा बीटेक के कोर्स लेके आए हैं, आपने चेक नहीं किया, बीटेक के कोर्स है आप चेक कीजिए। चलिए तो भाई आज हम दो ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर हमने कर लिया, एक चैप्टर और पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पर निकल गया, कोई बात नहीं है, 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, तो अगले वाले चैप्टर थोड़े छोटे छोटे से हैं तो उसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर थोड़े से हमेशा आपको पता है बड़े ही होते हैं, तो ये हम पहले बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार हमने 2 चैप्टर कर लिए, इस बार हम फिर से 2 चैप्टर कर लेंगे, तो एक चैप्टर हमारा वहां पर रह जाएगा। क्लियर? चलो हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर क्या क्या चीजें समझेंगे, वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या है, आपको सर हाइपरवाइजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम करते हैं वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले वर्चुअलाइजेशन से। अब ये वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सिंगल पीसी है, मेरे पास एक सिंगल पीसी या फिर एक मेरे पास सिंगल डेस्कटॉप है जिससे मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं चाहता हूं कि ये मेरा विंडो पर भी एग्जीक्यूट हो, ये मेरा मैक पर भी एग्जीक्यूट हो, ये मेरा लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट हो, लेकिन एक्चुअली मेरे करंट पर अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो इस पर क्या इंस्टॉल है, यहाँ पर विंडो इंस्टॉल है। तो जब विंडो है, जब विंडो है तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो वाला ही टास्क हो सकता है, यहाँ पर मैक वाला नहीं हो सकता।
तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया मैं एक और सिस्टम लेकर आऊं, उस पर मैक इंस्टॉल करूं, एक और लेकर आऊं, उस पर लिनक्स इंस्टॉल करूं। अगर ऐसा किया तो मेरा पैसा ज्यादा लग जाएगा, तो मेरा पैसा ज्यादा लग जाएगा और मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिस पर हम सिंगल मशीन पर ही, इस पर क्या है, सिंगल मशीन पर क्या है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सके, वहां पर हम एग्जीक्यूट कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, ये समझिए कंसेप्ट को बेटा, ये एग्जाम में आपके इंपोर्टेंट है, आ भी जाता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक सिस्टम मैंने ये बना लिया और इसके जस्ट कॉपी मैंने एक और ये बना दी, है ना, इसकी एक और कॉपी बना ली, दो ही बना लेते हैं, यहाँ पर मैं दो ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी बना लेता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ गए। अब जैसे मेरे पास भाई सिस्टम में अगर मैं आपसे कहूँ तो एक सिस्टम मैंने ये बना लिया, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। जो आपका मेन सिस्टम है वही क्या है बेटा, आपका होस्ट, ये क्या आपका होस्ट सिस्टम, जिसपे अगर आपने कहा कि सर आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है विंडो, है ना, यहाँ पर क्या है, विंडो इंस्टॉल है, ये क्या मेरा है, होस्ट सिस्टम। और मैं चाहता हूं कि भैया यहाँ पर जो मेरे पास जो एप्लीकेशन है, मैंने जो एप्लीकेशन या फिर जो मैंने एक्चुअल में क्या है, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को मैं चाहता हूँ एक्चुअल में विंडो, विंडो, इसके अलावा मैक और लिनक्स, लिनक्स, है ना, तीनों पे क्या करना चाहता हूं मैं, एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने सर यहां पर कंसेप्ट करो वर्चुअलाइजेशन का। अगर मुझे इस होस्ट मशीन की क्या बनानी, डिफरेंट वर्चुअल मशीन बनानी है, तो ये क्या है मेरे पास वर्चुअल मशीन, ये क्या है वर्चुअल, वर्चुअल मशीन, ये भी क्या है मेरे पास सेकंड वर्चुअल मशीन, है ना। अब देखो यहां पर तो मैंने इंस्टॉल कर दिया मैक ओएस और यहां पर लिनक्स, लिनक्स ओएस, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस होस्ट की वर्चुअल मशीन आपने बता दी सर वर्चुअल, लेकिन क्रिएट कैसे करेंगे, ये क्रिएट कैसे होती है, तो यहां पर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं, हाइपर, क्या करते हैं सर, यहां पर हम एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हमारी होस्ट मशीन की क्या कर देता है, डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्या है एक्चुअल में क्रिएट कर देता है। इट मींस यहां पर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने होस्ट मशीन के ऊपर और इसने क्या कर दिया, इसके यहां पर ये वर्चुअल मशीन क्या कर दी, यहां पर ये क्रिएट कर दी। अब बात माइंड में सर ये आती है कि वर्चुअल मशीन तो क्रिएट हो गई, अब इसी सिस्टम पे मैं विंडोज यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसकी दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, एक पे मैक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एक पे मैं लिनक्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। क्लियर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये मुझे बताओ कि सर देखो जैसे यहाँ पर क्या मेरे पास ये 4 GB तो क्या है मेरे पास ये रैम है ना, और मेरे पास 500 GB क्या एक्चुअली मेरे पास ये रोम है। ये जो मेरे होस्ट मशीन है ना, मेरे पास जो होस्ट मशीन है, इस होस्ट मशीन के पास 4 GB रैम और 500 GB रोम यानी कि हार्ड डिस्क वाला पार्ट। कि यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन बनाई है, क्या इनके पास खुद के सेपरेट होंगे, क्या इनके पास खुद का रैम और खुद की रोम होगी क्या, नहीं बेटा। ये जो होस्ट मशीन आपने बनाई है ना, ये जो होस्ट मशीन बनाई है इसी का क्या करेंगे वहां पर वो यूज करेंगे। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम है कि भाई ये 2 GB यूज कर रहा है, 2 GB सपोज करो 1 GB, कितना 1 GB रैम, है ना, और सपोज करो ये 200 रोम की यूज। इसी तरीके से जो पर्टिकुलर सिस्टम है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी क्या बेटा 1 GB रैम और 100 GB रोम, ये कर रहा है एक्चुअल में यूज कर रहा है। तो देखो एक्चुअल में मेरे पास कितनी है, 4, तो 4 में से भाई एक इसने यूज कर ली, एक यूज कर ली, मेरे पास तो भी 2 बची, ठीक है भाई, 2 मेरे पास कितने होस्ट के पास है, 500 जी मेरे पास रोम है, 500 में 200 इसने कर ली, 100 इसने कर ली, 300, 200 क्या मेरे पास अभी ये वाली बात क्लियर। अब यहां पर एक चीज और बताओ सर, क्या अगर ये पर्टिकुलर मशीन हो जाती है फेल, अगर ये पर्टिकुलर मैक वाली मशीन हो जाती है फेल, तो क्या मैं लिनक्स वाली फेल हो जाएगी, नहीं। कि जितनी वर्चुअल मशीन है ये सभी क्या होंगी, एक दूसरे से सेपरेट होंगी, यानी कि इस मशीन का इससे कोई लेन देन नहीं है और इस मशीन का इससे कोई भी लेन देन नहीं है। आप कहेंगे सर ये दोनों ही मशीन फेल हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो मेरी ये मशीन चल रही है वर्चुअल मशीन, ना मेरी ये वर्चुअल मशीन में चल रही हो,
अगर इन दोनों में से कोई सी भी नहीं चल रही है ना, ये खराब हो गई, तो क्या मेरी होस्ट खराब हो जाएगी? नहीं, मेरी होस्ट भी यहां पर वो खराब नहीं होगी। क्लियर? क्लियर हो गया? समझिए कंसेप्ट, याद रहेगा। क्या पूछ रहे हैं शिवांग? बेटा हमारी डिवाइस पर ही होगा, लोड तो हमारी डिवाइस पर ही होगा ना। जब वर्चुअल मशीन हमारी डिवाइस क्रिएट करती है तो लोड हमारे पास कोई होगा ना, जो डिवाइस क्रिएट करती है उसी के ऊपर क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पर ये लोड होता है शिवांग। ठीक है, तो जो कंसेप्ट था मैंने कंसेप्ट आपका कंप्लीट बताया। देखो, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक जिसमें एक फिजिकल सर्वर या फिर कंप्यूटर पर वर्चुअल मशीन बनाई जाती है। कोई भी सर्वर हो उसकी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। या फिर कोई भी आपके पास डेस्कटॉप है उसकी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक ही हार्डवेयर पर कई सिस्टम की तरह उपयोग किया, एक ही सिस्टम है लेकिन क्या उसे हम यहाँ मैक पर यूज कर रहे हैं, विंडो पर यूज कर रहे हैं और लिनक्स को यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब जो हाइपरवाइजर है ये दो तरीके का है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे टाइप 1, कौन सा? टाइप 1। और दूसरा कौन सा हमारे पास? ये टाइप टाइप 2। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अगर कोई ये तो नहीं कहेगा सर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, कैसे काम करता है, एग्जाम में ऐसी बना के आना है। एग्जाम में एग्जैक्टली आपको ऐसी बना के आना जिस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आपको बताई, उसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप वहां पर बताकर आएंगे। क्लियर? अब चलते हैं आगे। ये रहा सिंपल कंसेप्ट। कोई भी हमारे पास फिजिकल क्या होगी, मशीन होगी। यहां पर हमने हाइपरवाइजर कंसेप्ट लगाया और हमने कर दी दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर दी, एक ये और एक ये। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रख सकते हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहे आप यहां कर सकते हैं और जो इस डिवाइस पे करना चाहे आप इस डिवाइस पे भी कर सकते हैं। क्लियर? सेम कंसेप्ट है, वहां पर बस मैंने आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया, तो बस डायग्राम बिल्कुल आपका सेम ही। क्लियर? इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला कॉस्ट सेविंग है। भाई कॉस्ट सेविंग क्यों है? मुझे यहाँ पर 3 पीसी नहीं लगाने पड़े, मैंने एक पीसी पर ही क्या है, वहां पर मैंने तीनों काम अपने कर लिए। तो वर्चुअलाइजेशन एक हार्डवेयर पर कई सिस्टम चला सकते हैं जिससे हमारे कम हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा पैसा बच जाता है। इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मेरा जो कंप्यूटर था उसमें 4 GB रैम थी, 500 GB क्या थी, रोम थी, लेकिन उसमें से मैं क्या 2 GB यूज कर पा रहा था, 2 मेरे पास वेस्ट थी। मैं उसमें से 200 GB क्या कर रहा था, रोम यूज कर पा रहा था, वो भी बाकी मेरे पास वेस्ट था। लेकिन अगर मैंने उनकी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी तो वहां पर मैं क्या है उनको अदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उनको वहां पर यूज कर सकती हूँ। हो सकता है मैं अपने सिस्टम का बैकअप ही बना लूं, तो बैकअप में वहां पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार बड़े सर्वर की सभी रिसोर्स जैसे सीपीयू रैम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा जाते। तो वर्चुअलाइजेशन इन रिसोर्स को सही तरीके से उपयोग करता है जिससे कोई भी रिसोर्स आपका यहां पर बेकार नहीं होता। थर्ड, तेजी से काम करना। नए कंप्यूटर सिस्टम सेटअप करने में समय और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना, लेकिन वर्चुअलाइजेशन में कुछ ही मिनटों में आप नए वर्चुअल सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसमें समय भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा बच जाता है। पहले आप नया सिस्टम देखेंगे कि भैया, पहले तो सोचेंगे भाई मुझे किस कॉन्फ़िगरेशन का लेना चाहिए, सोच लिया सर। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सोच ली, हाईएस्ट सोच ली सर, तगड़े वाला सिस्टम बनाना है। लेकिन फिर क्या आया, बजट। बजट देखते क्या हो जाता है, दिमाग खराब। ना भाई मेरा बजट का नहीं है, मैं तो कितने का 40,000 वाला, 50,000 वाला। लेकिन और जो कॉन्फ़िगरेशन सोची वो आपने 80-90,000 वाली सोच ली, तो आगे नहीं दिक्कत। तो पहले बजट देखा, वो भी आपने कर लिया, फिर आप मार्केट में जाएंगे, फिर आप ढूंढ के लगाएंगे, समय ज्यादा रहेगा। लेकिन आप वही काम का वर्चुअल काम में कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप काम को कर सकते हैं। क्लियर? सिक्योरिटी एंड बैकअप। अगर आपने अपने कंप्लीट सिस्टम का बैकअप बना रखा है, किसी भी क्राइसिस, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर के कारण आपकी जो होस्ट है वो क्या जाता है, एक्चुअल में फेल हो जाती है, तो क्या आपके पास उसका बैकअप है? आप कहेंगे हाँ सर, मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर अपने सिस्टम का कंप्लीट बैकअप तैयार करके रख रखा है, तो वहां से मैं उसे रिजोल्व करा सकता हूँ। अगर एक कंप्यूटर या सर्वर खराब हो जाए तो सारे डेटा आपका यहाँ पर काम प्रभावित हो सकता है। वर्चुअलाइजेशन डेटा और सिस्टम का बैकअप रखना आसान होता है, जिससे जल्दी से क्या वहां पर आप रिकवर कर सकते हैं और आपका जो मेन डेटा वो लॉस होने से बचाया जा सकता है। अब बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं वर्चुअलाइजेशन के? पहला, स्केलेबिलिटी। यानी कि अगर आपको 2 वर्चुअल मशीन बनानी है आप 2 बना सकते हैं, अगर आपको 4 वर्चुअलाइजेशन मशीन बनानी है तो आप 4 बना सकते हैं। यानी अपनी रिक्वायरमेंट के आप यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन मशीन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को ज्यादा कंप्यूटर पावर की जरूरत है तो वर्चुअलाइजेशन से वो जल्दी से नए सिस्टम वहां पर जोड़ सकता है। इसी तरह जब आपको जरूरत कम है तो सिस्टम को वहां पर आप बंद करने के खर्चे की बजाय आप वहां पर वर्चुअलाइजेशन जो कंसेप्ट उसको वहां पर डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, रिमोट एक्सेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि जितनी भी आपकी वर्चुअल मशीन है, ऐसा नहीं कि आपने जहां से क्रिएट किए आप उन्हें वहीं से यूज कर सकते, नहीं, आप उन्हें रिमोट लोकेशन, किसी भी लोकेशन से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और आप वहां पर सारा काम अपना
कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन की मदद से कहीं से भी आप अपने वर्चुअल सिस्टम को वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। इको फ्रेंडली, कम हार्डवेयर का उपयोग करने से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी जो ई वेस्ट है वो हमारा काफी ज्यादा बच जाता है। बिजली की खपत हमारे यहाँ पर कम होती है, जिससे पर्यावरण पर कोई भी हमारा नुकसान नहीं होता है। क्लियर। अगर टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन करें तो डिफरेंट टाइप का हमारे पास वर्चुअलाइजेशन है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कभी क्या है, हमें हार्डवेयर डिवाइसेस, कभी कभी क्या हमें हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन करना पड़ता है ना। जैसे आपका क्या हो गया, हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर में जैसे आपके स्टोरेज हो गया, इसका वर्चुअलाइजेशन हमें करना है। इसी तरीके से कभी कभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन करना होता है, कभी कभी सर्वर, कभी स्टोरेज, कभी नेटवर्क, कभी डेस्कटॉप। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है वर्चुअलाइजेशन है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम वहां पर नहीं जाएंगे। पहला देखो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक जिसमें हाइपरवाइजर का उपयोग करके कोई भी फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल मशीन के अंदर क्रिएट कर दिया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जैसे आपके स्टोरेज हो गया है ना, तो प्रत्येक वर्चुअल मशीन एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जिसे आप खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपके पास फिजिकल हार्डवेयर, जैसे कोई भी आपके पास क्या भैया सीपीयू है, रैम है, या फिर कोई भी स्टोरेज है, या फिर कोई भी आपके पास नेटवर्क इंटरफेस है, अगर आप इनका वर्चुअल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको वहां पर क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। हाइपरवाइजर क्या है, आपने सर हाइपरवाइजर का एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एक्चुअल में अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन के मध्य काम करता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था। तो यहां पर मेरे पास दो चीजें देखो, यहां पर देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। देखो यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन, ये मेरी होस्ट मशीन, और इसके बीच में कौन है हाइपरवाइजर। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स का यहाँ पर आपका मेंशन किया। क्लियर। चलो थर्ड पॉइंट समझिएगा इसका, वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग कैसे करेगा, देखो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सबसे पहला क्या है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना। प्रत्येक वर्चुअल मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। जैसे मैंने वहां पर दो वर्चुअल मशीन बनाई, एक पे मैंने मैक इंस्टॉल किया, एक पे मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया। तो आप हर एक वर्चुअल मशीन पे करेंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल मशीन स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है जैसे वे असली हार्डवेयर पर चल रही हो। यानी कि जो वर्चुअल मशीन मैक वाली है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, उसे होस्ट वाले से भी कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से जो आपकी लिनक्स वाली है वो खुद में अपने ऑपरेट अलग तरीके से वहां पर कर रही है, तो वो दोनों मशीन एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग वर्चुअलाइजेशन, यानी कि जहां पर हम करेंगे ओएस की वर्चुअल फॉर्म यहां पर हम क्रिएट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल एक ऐसी टेक्निक जिसमें एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कई वर्चुअल मशीन कंटेनर वहां पर आपके बनाए जाएंगे, जिसमें सभी वर्चुअल वातावरण एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कर्नल का उपयोग करेंगे, लेकिन वे अलग अलग एप्लीकेशन और सेटअप पर वहां पर आपके एग्जीक्यूट किए जाएंगे। यहां पर कैसे काम होगा हमारा, सबसे पहले जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यह है क्या होगा आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने वहां पर होस्ट पे इंस्टॉल कर रखा था क्या, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसे कंटेनर यहां पर हम बनाए जाएंगे। अब यहां पर क्या बनाएंगे, कंटेनर इंजन बनाएंगे। तो यह एक सॉफ्टवेयर जो कंटेनर को बनाने, चलाने और मैनेजमेंट करने का काम करता है। एग्जाम्पल ये जैसे आपने सुना होगा डोकर, है ना, ओपन वाईजेड या फिर LXC, ये क्या हमारे पास एग्जाम्पल। क्लियर, आ गया। थर्ड, इसके बाद कंटेनर, यानी कि हम जो हमारे पास होस्ट मशीन है उसके अलग अलग कंटेनर बना देंगे। सब पे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, लेकिन एप्लीकेशन दूसरी होंगी, वो अलग अलग तरीके से क्या बेटा वहां पर आपके काम कर रही होंगी। तो सभी कंटेनर होस्ट ओएस कर्नल को साझा करेंगे, लेकिन उनके अंदर एप्लीकेशन अलग अलग होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं ना, कुछ इस तरीके समझ लो कि मैंने एक ये बना दिया होस्ट, यहां पर मैंने यूज किया HY, मैं लिख देता हूं भैया HY यानी कि हाइपरवाइजर। और इसके थ्रू यहां पर मैंने वर्चुअल मशीन यहां पर मैंने क्रिएट कर दी VM, ये भी कर दिया यहां पर मैंने VM। अगर यहां विंडो है तो मेरे भाई यहां भी विंडो होगा, और यहां पर भी क्या है विंडो होगा। यहां पर कुछ मतलब यहां पर और यहां पर, इन दोनों के बीच में क्या होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन होंगे। दोनों के बीच में सेम एप्लीकेशन क्या करेंगे, यहां पर हम डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज करेंगे दोनों। क्लियर। कोई बात नहीं बेटा, आप लेट हो गए सिखा, तो कोई बात नहीं, कल की मतलब जो परसों क्लास होगी उस क्लास में आप रहिएगा, है ना। तो आज की क्लास लेट हुई कोई बात नहीं, लेकिन आगे वाली क्लास में आप लेट मत होइएगा। क्लियर।
चलो इसके बाद भैया यहाँ पर करेंगे सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर कह रहे हैं हमें सर्वर की वर्चुअल फॉर्म क्रिएट करनी है कि मान लो मेरे पास एक सर्वर मैंने बना लिया और उस सर्वर को मैं कंप्लीट यूज नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँ, उसकी वर्चुअल फॉर्म क्रिएट कर लूँ जिसे कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे रिमोट लोकेशन कर सके, एक्सेस कर सके और उसको वहां पर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो देखो सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक जिसमें एक फिजिकल सर्वर, मेरे पास एक ही फिजिकल सर्वर है, उसकी कई वर्चुअल मशीन हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। अब वो जो वर्चुअल सर्वर आपने क्रिएट किए हैं, आप कोई दूसरे व्यक्ति उसे यूज कर सकता है, जो एक्चुअल में आपने कहा कि सर मेरी जितनी नीड है वो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बच रहा है स्पेस, मेरे पास बच रहा है, तो हम किसी दूसरे को अलॉट कर देंगे जिसे वहां पर वो यूज कर सके। इन वर्चुअल सर्वर को वर्चुअल मशीन भी कहा जाता है, जो एक ही फिजिकल सर्वर के रिसोर्स जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज का उपयोग करते हैं। बेसिक आपने डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, लेकिन सभी करते हैं आपके होस्ट वाले की, जो आपका मेन सर्वर है उसकी रिसोर्स को वहां पर वो यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन प्रत्येक वीएम को ऐसा लगता है कि जैसे वे अलग अलग फिजिकल सर्वर पर चले, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो क्या आपके मेन होस्ट वाले पे चल रहे होते हैं। क्लियर? हाइपरवाइजर मैंने आपको बता दिया वर्किंग कैसे करेगा, पहले एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। तो हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर जो फिजिकल सर्वर और वर्चुअल मशीन के बीच में वर्चुअलाइजेशन लेयर प्रोवाइड कराएगा, और यह फिजिकल रिसोर्स जितने भी होंगे उनको वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करने का काम करेगा। अब मैंने आपको बता दिया वर्चुअलाइजेशन, अब आगे कंसेप्ट आएगा ना, जहां जहां वर्चुअल वहां पर मैं आपको नहीं बता दूं, यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन हम यूज करेंगे, कैसे यूज होते हैं वो मैंने भी आपको बता दिया। अब वीएम यानी कि वर्चुअल, पहले हाइपरवाइजर के वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर लिया, तो एक वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर आधारित कंप्यूटर जो एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चला सकता है, लेकिन यह फिजिकल मशीन के मुकाबले आपका आइसोलेटेड। क्लियर? स्टोरेज यहां पर कह रहे हैं हम, स्टोरेज यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क वाला पार्ट है ना, उसको यहां पर हम शेयर करेंगे, उसकी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करें। जैसे मैं कहने लगूं मेरे पास 2 TB है, मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में 2 TB है, लेकिन मैं उसका 500 GB यूज नहीं कर पाता, तो बाकी रिसोर्स मेरे पास वेस्ट है ना। तो कोई ऐसा सिस्टम बना ले जिसे किसी को जरूरत हो, 500 GB जरूरत हो या फिर 1 TB की और जरूरत हो, तो वो उसे यूज कर सके। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पर स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक्स जो अलग अलग स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया या फिर क्लाउड स्टोरेज हो गया को मिलाकर एक सिंगल स्टोरेज सिस्टम बनाएंगी, जिसमें यूजर को ऐसा लगेगा कि पूरा डेटा एक ही जगह स्टोर हो रहा है, जबकि असल में वह डेटा क्या है, हमारा अलग अलग जगह पर फैला हुआ होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे पास कुछ एसएसडी वाला डेटा था, कुछ हार्ड डिस्क वाला डेटा था, सब अलग अलग था, और मैं कहने लगूं देखो जैसे मेरे पास जो एसएसडी है वो 256 है। क्लियर? और अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेरे पास रोम है, मेरे पास कितना है, 500 GB है, और जो मेरा सिस्टम है उसे सपोज करो टोटल 600 GB चाहिए, तो क्या 600 GB मैं इससे दे सकता हूँ? आप अपने हिसाब से दे नहीं सकते। क्या 600 GB मैं इससे दे सकता हूँ? आपने सर इससे भी दे सकते। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन किया तो टोटल कितना हो गया, 756। ये कंबाइन करके मैंने कंप्लीट स्टोरेज बना ली। अब क्या मैं इसमें 600 दे सकता हूँ? आपने सर बिल्कुल दे सकते हैं। यूजर को कैसे लग रहा है कि मुझे 600 GB, मुझे 600 GB क्या एक साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने वहां पर जितनी अलग अलग तो सबको एक साथ हमने क्या कर दिया बेटा, कंबाइन कर दिया। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, पहला ब्लॉक लेवल वर्चुअलाइजेशन, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक में विभाजित किया जाएगा और इन ब्लॉक को एक वर्चुअल मशीन के ऊपर डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 100 GB है, तो 100 GB के मैंने क्या 4 ब्लॉक क्रिएट कर दिए, एक में 25 GB 25 GB 25 GB, हर एक ब्लॉक को मैंने अलग सिस्टम को वहां पर वो एलोकेट करा दिया। इसका उपयोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी कि एसएन के अंदर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आईबीएम का एसबीसी मेनली यूज करता है किसका, आपका ब्लॉक लेवल वर्चुअलाइजेशन का। दूसरा फाइल लेवल वर्चुअलाइजेशन, यानी कंप्लीट फाइल शेयर की जाएगी यहाँ पर, इसमें पूरे फाइल सिस्टम वर्चुअलाइज किया जाता है, जिसका उपयोग जिससे यूजर को यह पता नहीं चलता कि फाइल असल में किस स्टोरेज डिवाइस पर है ना। यानी कि वो केवल डिवाइस को मतलब फाइल को एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसको नहीं पता कि जो फाइल है मेरी एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या है, ये एसएसडी में पड़ी हुई है या फिर हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है या फिर किसी अदर सिस्टम पर पड़ी हुई है, इसके बारे में जरूर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बस वो कंप्लीट फाइल को अपने यहाँ पर एक्सेस कर लेता है। इसका उपयोग नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी कि एनएएस के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे नेट ऐप का ऑन टैप के नाम से एक डिवाइस आता है, जिस वहां पर आप इसका यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लेवल, यानी कि यहां पर छोटे छोटे मॉड्यूल्स ना बनाकर यहां पर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर अपने डेटा को हम शेयर करेंगे। इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाएगा, जिसे मेटा डेटा भी कहा जाता है। मेटा डेटा क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक्चुअल में वहां पर कंप्लीट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, मेटा डेटा क्या होता है आपको सर, डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन
उसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली मेटा डेटा। तो यहाँ पर मेटा डेटा के रूप में डेटा को स्टोर किया जाएगा। यह डेटा को फास्ट एक्सेस कराने की सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है और बड़े पैमाने में डेटा को स्टोर करने में आपकी मदद करता है। जैसे अमेजोन का S3 और गूगल क्लाउड स्टोरेज या फिर ओपन स्टैक शिफ्ट, ये मेनली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल वर्चुअलाइजेशन। क्लियर यहाँ तक? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई वर्चुअलाइजेशन ना समझ में आए तो बेटा पूछ लेना, चुप मत रहना, चुप शांति से मत बैठे रहना कि हम सर हम तो सुन रहे हैं। सुन तो आप वैसे भी लेते, रिकॉर्डेड पहले से ही है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोचिंग नहीं समझ में आ रही है, तो अब आप मेरे से पूछ भी सकते हैं ना। चलो पहले मैं नेटवर्क वाला आपको तभी बताऊंगा जब पहले आप मुझे ये बता देंगे, जल्दी बताओ। नेटवर्क वाला मैं आपको तभी बताऊंगा, पहले आप मुझे इतना बताओ, जितना मैंने आपको बता दिया इतना आपको समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ। शिखा, श्रद्धा, शिवांग, बाकी? शिवांग ने बता दिया, बाकी सभी स्टूडेंट्स बताओ। चलिए तो फिर चलते हैं आगे। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने नेटवर्क को वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करेंगे। देखो, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक जो नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को वर्चुअल रूप में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जो हमारा नेटवर्क है ना, उस नेटवर्क के अंदर जो भी हमारा हार्डवेयर, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, उसे क्या वर्चुअल फॉर्म के अंदर क्रिएट करेंगे। इसके द्वारा नेटवर्क को लॉजिकली वर्चुअल रूप में डिवाइड किया जाएगा, जिससे डेटा का ट्रांसमिशन आपका काफी ज्यादा तेज हो जाएगा और यहाँ पर सुरक्षित और कुशल तरीके से, इफिशिएंट तरीके से आप वहां पर उसका यूज भी कर सकते हैं। अब ये दो तरीके से है, दो तरीके से, एक तो इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। दोनों तरीकों को हम समझेंगे। पहला देखो इंटरनल, यानी कि जहां पर हम इंटरनल नेटवर्क को, जो हमारे पास नेटवर्क, उसके कुछ छोटे छोटे हम पार्ट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। देखो, इसमें एक ही भौतिक यानी कि एक ही फिजिकल नेटवर्क कई वर्चुअल मशीन के अंदर डिवाइड कर दीजिएगा। मेरे पास एक सिंगल नेटवर्क है, जैसे मैं कह लूँ कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने अपने कॉलेज के अंदर देखा है कुछ इस तरीके का मैनेजमेंट कि हमारे पास लैन केवल एक ही है, लेंस सिस्टम हमारे पास एक ही है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, उसी सिस्टम को हमने क्या कर रखा है, एमबीए वाली बिल्डिंग में भी दे रखा है, बीटेक वाली बिल्डिंग में दे रखा है, डिप्लोमा में भी दे रखा है, बीबीए बीसीए में दे रखा है, एकेडमी में भी दे रखा है। तो वहां पर क्या कर रखा है, एक हमने सिंगल नेटवर्क सिस्टम को क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमने फैला रखा है। तो ये क्या है, मेरा एक इंटरनल, ये क्या है, मेरे पास एक ही इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है। प्रत्येक वर्चुअल नेटवर्क को अलग अलग रूल्स और पॉलिसीज के साथ वहां पर मैनेज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबके पास एक ही पॉलिसी, नहीं, सबके अलग अलग पॉलिसी। एक बड़ी आईटी कंपनी के अलग अलग विभाग, जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी हमने बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, एक एचआर होगा, एक फाइनेंस होगा, एक आईटी सपोर्ट होगा, एक डेवलपर होगा, अलग अलग वहां पर वीलैन यानी कि वर्चुअल लैन नेटवर्क। मैंने भी आपको लैन ही कहा ना, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो जैसे मैंने अपने कॉलेज में देखा ना, तो वही एग्जाम्पल देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो जो चीज रियल लाइफ में हम देखते हैं ना, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है ना। बस हम क्या उसको वहां पर देख के निकल जाते हैं। हमें पता लगा कि जैसे मैं कहूँ तो कि मैं भाई बीटेक वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, मुझे लगा बीटेक वाली का नेट चल रहा है, ठीक है। मैं डिप्लोमा वाली बिल्डिंग में गया, हाँ यहाँ भी नेट चल रहा है। उसके बाद एमबीए वाली में गया तो देखा यहाँ भी चल रहा है, एचएम वाली में गया यहाँ भी चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा नहीं ये चल कैसे रहा है, लेंथ तो केबल तो एक ही है, आईपी एड्रेस सबके एक ही चल रहे हैं। आईपी एड्रेस असाइन भी हमें कराते हैं, रोज आईपी एड्रेस मैं ही चेक करता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर ये वाली आईपी जानी है, यहाँ ये वाली आईपी जानी है ना। तो सारी चीज तो मुझे पता रहती है, लेकिन क्या वहां पर एक्सेस हो पा रहा है? वो कैसे हो रहा है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। अब मैं हर एक के लिए अलग अलग लाइन केबल को लगवाऊंगा कि यहाँ मैंने अलग नेटवर्क का सिस्टम बना दिया, यहाँ सर्वर अलग बना, यहाँ नहीं, मैंने सर्वर रूम एक ही बना रखा भाई, सर्वर रूम एक ही है और यहीं से सबको मैंने आईपी असाइन कर रखी है। क्लियर? चलो दूसरा हम समझेंगे सर, इंटरनल तो आ गया समझ में, आप समझा दो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि जहां पर करेंगे कुछ अलग छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर, जो बाहरी नेटवर्क उनको मिलाकर एक कंपनी नेटवर्क बनाएंगे। देखो, इसमें अलग अलग फिजिकल नेटवर्क को एक साथ जोड़कर एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। मेरे पास क्या है, छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क है। जैसे मुझे क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है और मुझे कंप्लीट जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा कॉलेज है ना, मुझे उसकी फाइनेंस रिपोर्ट मुझे तैयार करनी है। तो मैं कहूंगा भैया जो एचआर मतलब जो मेरा एचएम वाले हैं, होटल मैनेजमेंट वाले, अपना डेटा दो, एकेडमी वाले अपना डेटा दो, डिप्लोमा वाले अपना दो, बीटेक वाले अपना दो। तो मैंने सबसे डेटा ले लिया और उसे कंप्लीट एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर बता दी। तो इस तरीके जो इनके अलग छोटे छोटे से नेटवर्क है ना, इन सभी नेटवर्क को क्रिएट करके एक साथ कंबाइन करके हम क्या बना देंगे, एक बड़े नेटवर्क को यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। क्लियर? तो यह मुख्य रूप से डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका यूज किया जाएगा, जैसे AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये मेनली यूज करते हैं एक्सटर्नल का। ये भी याद रहेगा आपको। चलो
अब नहीं भूलेंगे आप। इसके बाद क्या है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन अभी मैंने आपको कराया, जो मैं डायग्राम बनाया ना वो किसका, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का ही है। तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक जिसमें एक कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप को वर्चुअल रूप में किसी सर्वर या फिर क्लाउड पर क्या है एक्चुअल में स्टोर कर दिया जाएगा। इसका उपयोग यूजर किसी भी डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन से अपने डेस्कटॉप पर उसे कर सकता है, एक्चुअल में एक्सेस कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको क्रिएट करके बताया। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो पहला वीडीआई यानी कि वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सेंट्रल और सॉरी इसमें डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रल सर्वर पर इंस्टॉल किया जाएगा और यूजर उसे रिमोटली एक्सेस कर सकता है। यानी कि मैंने अपने जो डेस्कटॉप है उसे एक सेंट्रल डिवाइस पर मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अगर यूजर उसे चाहे तो किसी भी डिवाइस से जब भी उसको चाहे वहां से कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। दूसरा आरडीएस यानी कि रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या है कि आप उसे कहीं से भी, सेंट्रल का मतलब जहां पर है वहीं से एक्सेस कर सकता है, लेकिन रिमोटली में जहां से जाए उसको वहां से उसको एक्सेस किया जा सकता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक सेवा है जिसको यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर डेस्कटॉप को बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से वहां पर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कि किसी दूसरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप को इंटरनेट के, सॉरी बिना इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। भाई कोई भी चीज हमें यदि वर्चुअल फॉर्म में दी गई है और आप उसे रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो बेटा तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा। विदाउट इंटरनेट आप उस सर्विस को वहां पर यूज नहीं कर सकते। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक एक और पढ़ेंगे हम, इसको अगर मैं आपसे बताऊं तो कितना बचा है इसमें अभी। चलो भाई यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं। पहले पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर ये हाइपरवाइजर के बारे में, है ना। अब हाइपरवाइजर क्या होगा, सभी को याद आ गया। आपके साथ हाइपरवाइजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसका मेनली हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी डेस्कटॉप या फिर नेटवर्क या फिर आप कहेंगे इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी क्या करनी पड़ती है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ती है, तो हम यूज करते हैं हाइपरवाइजर का। ठीक है। अब एक्चुअल में ये दो टाइप्स का है, इन दोनों टाइप्स को भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो पहले, हाइपरवाइजर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल मशीन को बनाने, मैनेज करने का काम करता है। यह एक हार्डवेयर पर एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ चलाने की अनुमति देता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दो तरीके का है, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं टाइप 1, याद रखिएगा टाइप 1, जिसे बेयर मेटल के नाम से भी जानते हैं। किसके, जिसे बेयर मेटल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये कंप्लीटली याद रखिएगा, ये कंप्लीटली हार्डवेयर, ये कंप्लीटली हार्डवेयर के ऊपर क्या है, इंस्टॉल किए जाते हैं। कौन से, टाइप 1 वाले। लेकिन जो टाइप 2 है, लेकिन जो आपके पास टाइप 2 है, जो आपके पास टाइप 2 है, पहले क्या होगा, हार्डवेयर होगा। पहले क्या होगा, हार्डवेयर होगा। और उस हार्डवेयर के ऊपर क्या करेंगे, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, आप यहां पर क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन। याद रहेगा, जो टाइप 1 है वो कंप्लीटली हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हम डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर करते हैं, एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन जो टाइप 2 है, पहले हार्डवेयर, उस हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहां पर एक एक करके समझ भी लेते हैं। देखो दो तरीके का, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है, यह सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपका ये वर्क करेगा। इसे बेयर मेटल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। क्लियर। दूसरा, टाइप 2 हाइपरवाइजर, यह पहले से इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो या फिर लिनक्स के ऊपर रन करेगा। तो पहले आपके पास हार्डवेयर होगा, उस हार्डवेयर के ऊपर जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, उस देन वहां पर क्या करेंगे, आप अपने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करेंगे। इसे होस्टेड हाइपरवाइजर के नाम से भी जानता है, उसे बेयर मेटल और इसे होस्टेड हाइपरवाइजर। अगर आपसे नेम चेंज करके अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जरूर बताना है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, यह पहले से इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो लिनक्स के ऊपर रन करेगा। इसे होस्टेड हाइपरवाइजर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल और समझ लो, एग्जांपल जैसे वीएम वर्क स्टेशन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल पीसी, ये सभी क्या है, इसके एग्जांपल है। इसके बेनिफिट्स क्या है, पहला कॉस्ट सेविंग। वर्चुअलाइजेशन क्या है, कॉस्ट सेविंग, कि भैया हमें
ज्यादा हार्डवेयर डिवाइस की हमें यहाँ पर परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिससे एक हम सिंगल होस्टेड मशीन के द्वारा ही क्या है भैया वहां पर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके वहां पर अलग अलग वर्चुअल मशीन पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे हमारी क्या है, हमारे पास पैसा बच जाता है। कई वर्चुअल मशीन को एक ही हार्डवेयर पर चलाया जाता है, जिससे अलग अलग कंप्यूटर खरीदने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपका पैसा बच जाता है। एनर्जी भी और स्पेस भी, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक ही पर्टिकुलर सिस्टम है और इसी की मैंने वर्चुअल फॉर्म क्रिएट कर रखी है, यहीं पर मैं मैक वाला भी चला रहा हूँ, विंडो वाला भी चला रहा हूँ, लिनक्स वाला भी चला रहा हूँ, है ना। 3 सिस्टम का काम मेरा एक में ही हो रहा है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, फिजिकल सिस्टम अलग अलग खरीदे, एक पर विंडो चलाया, एक पर मैक चलाया और एक पर लिनक्स चलाया, तो पहला तो भाई स्पेस लेंगे, पहला तो स्पेस लेंगे, और दूसरा एनर्जी कंजम्पशन तो ज्यादा होगा। सबको पावर सप्लाई चाहिए ना, ऐसा कोई है कि एक सारी पावर सप्लाई चल जाएगी, नहीं ना। सबको क्या चाहिए, पावर सप्लाई भी ज्यादा चाहिए। तो वर्चुअल मशीन कंसेप्ट यदि हम यूज करते हैं तो वहां पर हम पावर को भी सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा यहां पर हम स्पेस को भी क्या अपना यहाँ पर बचा सकते हैं। इजी आईटी मैनेजमेंट, सर्वर को रिमोटली मैनेज और अपडेट करना आसान है। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है तो आप जिस लोकेशन से आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है आप वहां पर होंगे तभी आप वहां उसको चेक कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपडेट करना आप कर सकते हैं, नहीं आप उसको रिमोट लोकेशन पर भी आप सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। इंप्रूव सिक्योरिटी, प्रत्येक वर्चुअल मशीन एक दूसरे से अलग रहती हैं, जिससे वायरलेस और साइबर हमलों का खतरा आपका यहाँ पर क्या है, कम हो जाता है। क्लियर। इसी कुछ लिमिटेशन है, जिन लिमिटेशन के बारे में यहां पर हम समझेंगे। पहला, हाई रिसोर्सेज कंजम्पशन, यानी कि हाइपरवाइजर जब चलता है ना तो वहां पर जो सीपीयू है और जो रैम है और जो स्टोरेज है उसकी आपको ज्यादा जरूरत होती है। मैं कहने लगूं मेरे पास है ही 2 GB, मेरे पास है केवल 200 GB, मेरे पास एक्सटर्नल मतलब मेरे पास जो रोम है 200 GB है, रैम मेरे पास 2 GB है। तो भैया क्या मैं यहाँ पर हाइपर मशीन क्रिएट करूंगा तो कितने करूंगा भाई, मेरे पास 2 GB तो सारे ही है, 2 GB रैम तो मेरे पास सारी है। तो भैया अगर आपको हाइपरवाइजिंग तो आपको जो लार्ज अमाउंट हो, यानी आपके पास स्टोरेज ज्यादा हो, आपके पास रैम ज्यादा हो, है ना, तब आप वहां पर वर्चुअल कंसेप्ट का आप यूज करेंगे। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड मैनेजमेंट, बड़े सारे सर्वर या फिर बड़े नेटवर्क या फिर सर्वर सेटअप करने और मैनेज करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कैसे वर्चुअल फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो आप वहां पर इस काम को नहीं कर सकते। क्लियर, आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, टाइप 2 हाइपरवाइज में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड होता है, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहां पर हमें कम मिलती है। तो भैया पहले तो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के ऊपर पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फर्दर हम करते हैं एक्चुअल में वहां पर वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर, जिसलिए वहां पर लोड क्या हमारा ज्यादा पड़ता है। क्लियर, क्लियर भाई। तो यहां पर आपका दोनों चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर, तो आप कहेंगे सर चलो पहले हम पीडीएफ सेव कर देता हूँ, ये पेज में यहाँ से हटा देता हूँ वरना आप इन पेज को भी देख लोगे। मैंने हालांकि पढ़ाने वाला तो था, लेकिन एक्चुअल में आपके पास भी टाइम नहीं थोड़ा सा, और थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी था। चैप्टर नंबर 3 और 4 में यदि किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को हम यहीं पर करेंगे एंड। ठीक है, किसी को डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। तो कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, CLOUD क्लाउड, और COMPUTING। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन से चैप्टर हो गए, तो पार्ट 1 में, अभी मैं आपको सही कर दूं, पार्ट 1 में हमने कौन कौन से चैप्टर, तो आप कहेंगे सर एक्चुअल में मेरे पास पार्ट 1 था, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 और आपको 2 पढ़ा दिया। जो यहाँ पर हमने पार्ट 2 यानी कि जो हमने आज किया उसमें चैप्टर नंबर 3 और यहाँ पर हमने 4 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। सभी को क्लियर है। क्लियर, आपके पास टाइम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना। आपके पास टाइम है बेटा, आपके पास टाइम है लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लेंगे, क्या टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो भाई, अब तो टाइम है ना। कोई सेशन होगा उस सेशन को थोड़ा सा लेट तक कर लेंगे, जैसे संडे में सेशन बैठेगा। आज क्या है आपका, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ठीक है, संडे में सेशन पड़ेगा। संडे वाले सेशन को थोड़ा ज्यादा चला लेंगे, संडे वाले सेशन को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम उसको चलाएंगे। ठीक है अंकुश बेटा, आपके पास टाइम है। शायद आज आपको कॉलेज में जाना हो, लेकिन बेटा मुझे कॉलेज भी जाना है अभी, मुझे अभी कॉलेज भी जाना है। तो संडे का जो सेशन रहेगा ना, तो संडे मॉर्निंग का आपका सेशन रहेगा, उस मॉर्निंग वाले सेशन में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे संडे वाले दिन। क्लियर, यहां तक जितना पढ़ा है उतना तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी चीजें क्लियर है ना यहाँ तक जितना मैंने आपको कराया।
बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम तो आपको मुझे पता है, आपने बताया था कि सर आपको मेरे पास थोड़ा इंटरनेट कम रहता है। तो आपको आस पड़ोस में किसी का वाईफाई लग रहा हो तो थोड़ा काम चला लेगा कि भाई मुझे क्लास करनी है दिखा दो। ऐसा होगा, आपके एरिया में वाईफाई लगे हुए होंगे, तो कोई दोस्त हो उससे थोड़ा सेटिंग वगैरह करके कि भाई तुमको पार्टी वार्टी दे देंगे, हमारा इंटरनेट चलवा दिया करो। तो शिवांग थोड़ा सा बात कर लो। थोड़ा पार्टी वार्टी दे देना, काम बन जाएगा तुम्हारा। ऑल क्लियर। बाकी सभी स्टूडेंट जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आप रिवीजन करते रहिए, मत सोचिए कि एग्जाम में अभी टाइम है। सर 20-25 दिन हमारे वहां बच रहे हैं, 10-10 दिन हमारे पास यहाँ बच रहे हैं, तो करीबन हमारे 25 दिन बच रहे हैं। नहीं बेटा, टाइम आपका ऐसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो टाइम से आपको चीजें कराई जा रही हैं उन चीज को आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिए, प्रॉपर तरीके से सेशन अटेंड कीजिए। एक बार आप रिवाइज, मैं आपको कराया था, एक बार रिवाइज आप वहां से खुद कर लीजिए। ठीक है। हाँ बेटा, क्लास आपकी खत्म हो गई। हाँ ठीक है, अब हम संडे दिन क्लास करेंगे, संडे मॉर्निंग में। तो संडे मॉर्निंग में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।